नमस्कार। तो पिछले वीडियो में जैसा कि आपने घर्षण बल के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की, इस वीडियो में आप घर्षण बल के थोड़े और आगे के पार्ट देखेंगे। तो पहला आपको बताने जा रहे हैं स्थैतिक घर्षण। क्या बताने जा रहे हैं? स्थैतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण क्या होता है समझेंगे। जब दो वस्तुएं, दो तल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जो दो तल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, फिर भी ये जो तल है वो रुका हुआ रहता है, ये स्थिर अवस्था में रहता है। जैसे आपकी साइकिल जो है खड़ी हुई है, तो जमीन और साइकिल के पहिए तो संपर्क में हैं, लेकिन साइकिल क्या है? रुकी हुई है। तो ऐसे तब भी इन दोनों तलों के बीच में एक घर्षण बल कार्य कर रहा है। ये घर्षण बल कैसा कार्य लगेगा? स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। मतलब जब दो वस्तुएं रुकी हुई, दो तल आपस में कैसे हो? संपर्क में तो हो, लेकिन रुके हुए हो, उनके बीच कोई भी गति ना हो रही हो, तो उनके बीच लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। समझ गए? दो तल आपस में संपर्क में तो हो, लेकिन दोनों ही तलों में से कोई भी गति न कर रहा हो, दोनों तल किस अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में हो, तो उनके दोनों तलों के बीच लगने वाला जो बल है वो कैसा घर्षण बल कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। समझ गए? स्थैतिक। दूसरा होता है गतिक घर्षण। दूसरा क्या होता है? गतिक घर्षण। गतिक घर्षण क्या होता है? जब दो वस्तुएं, जब दो तल आपस में संपर्क में आए, लेकिन ऊपर वाला तल गति कर रहा हो, मतलब उसमें एक तल क्या कर रहा हो? गति कर रहा हो। एक तल क्या कर रहा हो? गति कर रहा हो, तब उन दोनों तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण कहलाता है। ठीक है? काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। और ठीक दो प्रकार के फ्रिक्शन आपको हमने बताया, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और ये डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है? तो डायनामिक फ्रिक्शन क्या है? जब एक तल इसमें गति कर रहा हो। डायनामिक फ्रिक्शन मतलब गतिक। समझ गए? डायनामिक फ्रिक्शन मतलब गतिक घर्षण। जब दो तल संपर्क में हो और एक तल गति कर रहा हो, तो जब गति जहां पर हो रही होती है, जहां पर वस्तु की क्या होती है? गति हो रही होती है, तो गति वाली वस्तु और नीचे के तल के बीच क्या जो घर्षण बल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? गतिक घर्षण। और स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं? जब दो तल संपर्क में हो, उनके बीच में कोई भी गति ना हो रही हो, दोनों ही स्थिर अवस्था में हो, तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्थैतिक घर्षण। समझ गए? इसके बाद में घर्षण दो प्रकार का होता है। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के देखेंगे आप लोग। घर्षण के प्रकार, घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल के प्रकार, ये घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है सर्पी घर्षण। क्या होता है? सर्पी घर्षण। और नंबर दो होता है लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण क्या होते हैं, ये भी ध्यान दें आप। सर्पी घर्षण का मतलब क्या होता है? जब एक वस्तु के दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलाया जाता है। जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु क्या हो जाती है? फिसलाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण। मतलब जैसे जुते हुए खेत में पाटा लगाना। जो पाटा लगाने की जो हमारी एग्रीकल्चर में जो विधि होती है, वो क्या किसके अंतर्गत आती है? सर्पी घर्षण में। समझ गए? सर्पी सर्प से बना हुआ एक शब्द है, आप समझ लें। और सर्प कैसे चलता है? फिसलते हुए, ना कि लुढ़कते हुए। कैसे चलता है? फिसलते हुए। तो जहां पर वस्तुएं फिसल रही होती हैं, वहां पर कौन सा बल लगता है? सर्पी घर्षण। जैसे बर्फ वाली गाड़ी, बर्फ में तुमने देखा है? बर्फ में तुमने फिसलन पट्टी वाली नहीं देखी? बहुत बड़े बड़े पैरों में सलीपट बांधे होते हैं और दो डंडा लेके ऐसे ऐसे चलते हैं पहाड़ों पर, बर्फ वाली घाटियों में। समझ गए? तो उन तलों के बीच कौन सा बल लग रहा होता है? सर्पी घर्षण। समझ गए? बर्फ वाली घाटियों में देखो,
बहुत बड़े बड़े स्लीपर पहने होते हैं ना पैरों में, उन स्लीपर और बर्फ के बीच में लगने वाला बल क्या होता है? सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण का मान हमेशा लोटनिक घर्षण बल के मान से अधिक होता है, ध्यान रखना। लोटनिक घर्षण का मान मतलब जहां पर कोई वस्तु लुढ़कते हुए आगे बढ़ रही है, जैसे आपकी साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया, किसी कार का पहिया, किसी गाड़ी का पहिया, पहिया जहां भी है, पहिया क्या करेगा भाई? लुढ़केगा। पहिया क्या करेगा? लुढ़केगा। समझ गए? पहिया जहां जाएगा वो, समझ गए? तो पहिया के बीच जो घर्षण बल लगेगा वो बल कैसा लगेगा? लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण का मान क्या होता है? सर्पी घर्षण से कम होता है और सर्पी घर्षण अधिक होता है। बात समझ गए? लोटनिक और सर्पी समझ गए ना दोनों में? कोई दिक्कत? लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण। इसके बाद में आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। तो इसके लिए आप घर्षण गुणांक का सीधे से फार्मूला देख लें। घर्षण गुणांक मतलब होता है, घर्षण गुणांक को म्यू से लिखते हैं एफ अपॉन आर। ये फार्मूला होता है घर्षण गुणांक का, जहां पर एफ क्या है? सीमांत घर्षण बल है। एफ क्या है? सीमांत घर्षण बल है। और आर क्या है? प्रतिक्रिया। समझ गए? अविलंब प्रतिक्रिया, अविलंब प्रतिक्रिया बल है, अविलंब प्रतिक्रिया बल है। समझ गए? घर्षण गुणांक। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक। समझ गए? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक। समझ गए? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको म्यू से लिखते हैं। कहां से लिखते हैं? म्यू से, ग्रीक अक्षर म्यू से लिखते हैं। म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर, जहां पर एफ क्या है? सीमांत घर्षण है और आर क्या है? अविलंब प्रतिक्रिया है। ठीक है? दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है घर्षण कोण। ध्यान दें, घर्षण कोण। इसके लिए फार्मूला वही होता है म्यू इक्वल टू tan थीटा, म्यू इक्वल टू tan थीटा। समझ गए? म्यू इक्वल टू tan थीटा। तो जो घर्षण कोण होता है वो कहाँ से लिखा जाता है? म्यू इक्वल टू tan थीटा से। इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, देख लेंगे। ठीक है? इसके बाद में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है घर्षण के नियम। घर्षण के नियम ध्यान से समझें। घर्षण के नियम बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं घर्षण के नियम। तो घर्षण बल जो होता है सदैव गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव गति का, पहला नियम, घर्षण बल सदैव गति का विरोध करता है। यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा गति किसका विरोध करता है? घर्षण बल किसका विरोध करता है? गति का विरोध करता है। यह हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। इसकी दिशा हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल एक स्वनियंत्रक बल है। घर्षण बल एक कैसा बल है? स्वनियंत्रक बल है। वो तथा आरोपित बल के साथ बढ़ता जाता है। आरोपित बल के साथ जो हम बल आरोपित करते हैं उसके साथ ये बढ़ता जाता है। गति प्रारंभ होने के पहले तक, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गति प्रारंभ होने के पहले तक घर्षण बल का मान सदैव आरोपित बल से बड़ा होता है। जब तक गति प्रारंभ नहीं हो जाती तब तक घर्षण बल का मान सदैव तुम्हारे द्वारा लगाए गए बल से अधिक होगा। लेकिन जैसे ही गति प्रारंभ हो जाती है, जैसे ही गति प्रारंभ हो जाती है, समझ गए, घर्षण बल का मान आपके द्वारा लगाए गए बल से कम हो जाता है। समझ गए? घर्षण बल का मान आपके द्वारा लगाए गए बल से कम हो जाता है। अब गति प्रारंभ हो गई, अब घर्षण बल क्या करेगा? गति का विरोध करेगा। मान तो उसका कम है लेकिन गति का विरोध करेगा और आपके द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में विरोध करेगा। क्योंकि वस्तु किस दिशा में गति करेगी? आपके द्वारा लगाए गए बल की दिशा में। वस्तु किस दिशा में गति करेगी? आपके द्वारा लगाए गए बल की दिशा में। और घर्षण बल किस दिशा में काम करेगा? इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। किन्हीं दो वस्तुओं के युग्म के लिए इसका मान सीमांत घर्षण बल से अधिक नहीं हो सकता। नंबर
अगला है, किन्हीं दो तलों के बीच सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत घर्षण बल जो होता है F, सीमांत घर्षण बल जो होता है F अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे सीमांत घर्षण बढ़ता जाता है वैसे वैसे अभिलंब प्रतिक्रिया का मान भी बढ़ता जाता है। इन दोनों के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं। अर्थात सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को हम क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं का अभिलंब प्रतिक्रिया के लिए सीमांत घर्षण बल का मान उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। समझ गए? यह उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। कौन? सीमांत घर्षण बल का मान उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। ये किसकी प्रकृति पर निर्भर करता है? तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। समझ गए? ये किस पर निर्भर करता है? तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, उनके क्षेत्रफलों पर निर्भर नहीं करता। बात समझ गए? किन्हीं दो वस्तुओं के लिए दी गई अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण बल का मान उनके तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उनके क्षेत्रफल पर। यह हमेशा पूछा जाता है कि सीमांत घर्षण बल का मान निर्भर करता है तलों की प्रकृति पर, तलों के क्षेत्रफल पर, तलों के आयतन पर, इत्यादि इत्यादि ऑप्शन होते हैं। तो आप ध्यान देना, हमेशा तलों की प्रकृति पर, तलों की प्रकृति पर, ना कि क्षेत्रफल पर। समझ गए? क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल हमेशा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य पूर्णतया चिकने धरातल के लिए, पूर्णतया चिकने धरातल के लिए घर्षण बल का मान शून्य होता है। पूर्णतया चिकने धरातल के लिए घर्षण बल का मान शून्य होता है। घर्षण बल के उच्चतम सीमा वाले मान को, घर्षण बल के उच्चतम सीमा वाले मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। घर्षण बल के उच्चतम सीमा वाले मान को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। घर्षण दो प्रकार के होते हैं, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण का मान लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। सर्पी घर्षण का मान लोटनिक घर्षण से, हाँ, और घर्षण कोण जो होता है वो क्या होता है वो भी समझ लो। घर्षण गुणांक का मान, घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या मतलब टैन को स्पर्शज्या बोलते हैं ना त्रिकोणमिति में। घर्षण गुणांक का मान हमेशा घर्षण कोण की स्पर्शज्या पर निर्भर करता है। यह यूं पहले की स्पर्शज्या के बराबर होता है, स्पर्शज्या के बराबर होता है। ठीक है? दो तलों के बीच घर्षण गुणांक, वहां की आर्द्रता। अब यहाँ ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो तलों के बीच घर्षण गुणांक, दो तलों के बीच का घर्षण गुणांक, वहां की आर्द्रता, तलों की प्रकृति, तलों की स्वच्छता व ताप पर निर्भर करता है, वह ताप पर निर्भर करता है। ओके, घर्षण बल के बारे में मेरे ख्याल से आपको सारा सब कुछ फर्स्ट ईयर एजी में जो कुछ भी है, कक्षा 11 की भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान में घर्षण बल के बारे में जो है वो आपको पूरा शायद समझ गया होगा दोनों वीडियो को मिला करके। यदि आपने इससे पहले वाला घर्षण बल का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखें। ठीक है? तो आपको पूरा जो टॉपिक है घर्षण बल का वो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।